ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले ईरान अमेरिका सालसी के लिए उम्मीद फिर से शुरू तो हुई है, फिर से जागी है उम्मीद, लेकिन आपको लगता है कि अब मामलात आगे बढ़ेंगे या डेडलॉक का शिकार रहेंगे? क्योंकि जो ईरान के 14 निकात हैं, अमेरिका के लिए पहले निकात भी काबिल कबूल नहीं थे और ये निकात भी अभी तक तो काबिल कबूल नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और जिस तरीके से 14 पॉइंट्स अभी जो ईरान ने पेश किए हैं, बड़े फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नजर आती है इन तमाम पॉइंट्स में, और बड़े कंप्रिहेंसिव किस्म के एज रिपोर्टेड की वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करके बताए गए हैं। और उसमें देखें कि लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का मसला ये है कि उनके बहुत बहुत पता नहीं चलता है कि वो सुबह क्या कहेंगे, शाम को क्या बात करेंगे। अब इन्होंने देखें, कल तक तो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने अपने जो पोस्ट की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं तो रिव्यू करूंगा इस प्रपोजल को। सेकंड ही सेट कि जी ईरान के साथ वो नहीं हुआ जो वो डिजर्व करते थे, कि विच दे हैव डन फॉर द ह्यूमैनिटी। उसका मतलब था, देखें इसका मतलब ये है कि वो दोबारा चाहते हैं जंग शुरू हो। इसका मतलब यही है, उसके जो पोस्ट का हम इंटरप्रेट करें तो उसका मतलब ये है तो कि ईरान को वो जो उन्होंने ह्यूमैनिटी के साथ किया, हम उसका जवाब उनको मिलना चाहिए। दैट इज वन थिंग। सेकंड जो पॉइंट्स हैं, तो जो अभी डिस्कशन हो रही है उसमें, और इसमें देखें मेनली जब बात कर रहे हैं तो पहले जो उन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा कि हम लिफ्ट करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में ब्लॉकेड, हम भी लिफ्ट करते हैं, आप भी लिफ्ट करें, लेट्स अलो द फ्री पैसेज ऑफ जो शिपिंग यहाँ से हो रही है वो होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा सेकंड चीज ये है कि दे विल मेक ए सम कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। और इसमें पॉजिटिव बात उन्होंने ये की है कि जिस कंट्रीज को उन्होंने कहा हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो एक बड़ी अच्छी उसमें भी बात है। फिर उन्होंने ये भी बात की 3.67% की यूरेनियम की इन्रिचमेंट होगी, और लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। इसका मतलब ये है वो इससे इतफाक करते हैं। अमेरिका ने 15 साल कहा था, इन्होंने 5 साल कहा था, हो सकता है दरमियान में कोई किसी टाइम फ्रेम पर बातचीत हुई हो। और इसके अलावा देखें, फिर वो दे वांट कि वो जो उनके एसेट जो फ्रीज हुए इनको अनफ्रीज किया जाए। और इसके बाद दे वांट एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट क्रॉस मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में बात करते हैं। मेरा ख्याल में जो मोटे मोटे ये चीजें थी, और जिस पे लगता यह है कि देखा जाए तो ईरान ने विद ऑल इज सिंसेरिटी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। नो अब प्रेशर देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर अभी ईरान ने भी देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पे ईरान ने एक डेड लाइन रख दी है 30 डेज की, कि 30 दिन में आप फैसला करें, या एक बुरी जंग होगी या एक बुरा जो आप समझते हैं कि एग्रीमेंट हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ईरान ने अभी चीजें एक दुनिया को भी बताया कि हम कितने सिंसियर है, हम बात भी करना चाहते हैं, ये डिमांड्स है। तो ट्रंप के लिए अब मसला है कि वो क्या है, क्योंकि देखिए अभी 70% प्लस लोग समझते हैं, अभी अमेरिका में जो लेटेस्ट सर्वे है, कि ट्रंप भी इस तमाम मसाइल का जड़ है, वो समझते हैं। वो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी गिर रही है। देयर फोर मेरा ख्याल में लेट्स होप कि आज रात को या सुबह तक जो उनका रिस्पांस क्या आता है। ईरान की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है, 30 दिन का वो डेडलाइन भी है। अब नो बॉल इज इन दी अमेरिकन कोर्ट। ब्रिगेडियर साहब, गुज़श्ता कुछ अरसे में जो जंगें हुई हैं, चाहे वो इसराइल की गजा के खिलाफ हो, लबनान के खिलाफ हो, या अपने बाकी पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ हो, या अमेरिका की जंगें, रशिया की जंग, ऐसा लगता है कि ताकतवर मुल्कों ने एक लकीर वाजे कर दी है कि जो ताकतवर है वो किसी भी मुल्क पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, या और जो उसके मुकाबले में कम ताकतवर या कमज़ोर मुल्क है उसको उस तमाम जंगी जो मुश्किलात हैं उसका सामना करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में ये ताकतवर और कमजोर का जो फर्क है ये ज्यादा वाजे हो जाएगा, तो फिर तो जंगों को रोकने वाला तो फिर कोई भी नहीं होगा। हाँ देखा, अभी मेरा ख्याल में सिस्टम चेंज हो रहा है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, और जिसमें आप देखें हम उसको कह रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जिसमें अब 3 ताकतें हैं जो दुनिया में मानी जाती है। एक अमेरिका है, रशिया है और चाइना है। जो अमेरिका का कंसेप्ट था कि यूनिपोलर था, एक ही ताकत थी, वो खत्म हुआ। आप देखने इससे कि इससे हमें वाजे होता है कि आज इस जंग में कि कोई अमेरिका के साथ सवाए इसराइल के कोई नहीं खड़ा है। और देखें जब गल्फ वार 1 हुई, 42 कंट्रीज अमेरिका के साथ थे, और उसमें तकरीबन वो 6 महीने जंग जारी रही। और गल्फ जो 2 थी, जो इराकी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था, 7 लाख फौजें थी जिसमें बहुत सारे ममालिक शामिल थे। लेकिन इस जंग में अमेरिका के साथ नहीं है। यूरोप ने जो स्टैंड लिया आपने देखा, नेटो ने जो स्टैंड लिया आपने देखा, स्पेन एक छोटा मुल्क है लेकिन उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है।
हम इसीलिए कहते हैं कि जो सो कॉल्ड जो एम्पायर, जो अमेरिकन एम्पायर थी, दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग। सो पावर इनके हाथ से निकल रही, दैट्स वाई उनको आइसोलेशन हो रही है। और इन हालात और वाकयात से हम कहते हैं कि मिलिटरीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली जो अमेरिकन पावर थी, दैट हैज बीन डेंटेड। वो जो एक कंसेप्ट था, यूनिपोलर जो कंसेप्ट था, सो दैट्स जी वाई जी आप बिल्कुल। देखें कि चाइना तो ये अभी है। अब देखें कि तीन ताकतें हैं, अब उनके नीचे मिडिल पावर्स एमर्ज कर गई हैं, जो भी हम्म। डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। लाइक पाकिस्तान इज ए मिडिल पावर। आप समझ लें कि वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में पाकिस्तान की एक अपनी सिग्निफिकेंस हो गई है, स्पेशली मार्के हक बिल्कुल। और बुनियाद महसूस के बाद से। सो फ्यूचर में ये मिडिल पावर्स हैं, ये डिसीजन मेकिंग में मैटर करेंगे। तो दैट्स वाई अभी हम्म। आप देखें कि इसीलिए कहते हैं कि कंसेप्ट अभी ये है कि हर की इंस्टेड की, जिस तरह पाकिस्तान ने एक अप्रोच चुनी है कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ एन अलायंस या ब्लॉक, आप इंडिपेंडेंट रहें लेकिन सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। सो दुनिया इस तरफ हम्म। अभी जा रही है कि वो अभी देखते हैं, जिस तरह आप कहते हैं ग्लोबल साउथ है। अमेरिका ने शुरू में भी कहा था, अगर आज से चंद महीने पहले, कि हम वेस्टर्न हेमस्फेयर इज आवर्स, हम नहीं चाहेंगे इस पे कोई वो इंटरफेयर करे। सो मेरा ख्याल है इसके बावजूद ये हम्म। आगे वेस्ट एशिया में पहुंच गए थे। सो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन है, और दुनिया अभी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जा रही है। और वी विल सी कि आफ्टर सम टाइम इवन रीसेट अभी जो मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में हम देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी आप देखें ओपिक से यूएई निकल गया, और समिट जब जीसीसी की हुई उसमें ओमान नहीं आया। सो देखें कि फ्रैक्चर्स भी हम देख रहे हैं, रीसेट भी देखेंगे, एंड यू विल आल्सो सी द जी। रीअलाइनमेंट्स। फ्यूचर में तब्दीलियां होते हुए नजर आएंगी। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को आने वाले दिनों में सिफारतकारी के लिहाज से एक नए महाज का सामना करना पड़ेगा इन मामलात को मद्देनजर रखते हुए? देखें, पाकिस्तान ऑलरेडी रास्ते में है, डिस्पाइट ऑल दिस जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के, आप देखें पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, किसी ऑफिशियल ने कोई ऐसे हम्म। स्टेटमेंट नहीं दिए। स्टिल हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान चाह रहा है कि जो हमारे ताल्लुकात हैं कि वो उसमें दरार न पड़े। तो देयरफॉर हमारी तमाम वो बिल्कुल। कोशिशें जारी हैं, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। और दैट्स वाई देखें, एक तरफ है कि हमने कुछ ऐसे इकदाम भी उठाए उनके इंटरेस्ट के लिए। और हम देखें ना पाकिस्तान, दैट्स वाई हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में भी, जीसीसी कंट्रीज में भी पीस और स्टेबिलिटी हो, और वो ईरान के साथ भी उनका अच्छे ताल्लुकात हो। दैट्स वाई हम सब कहते हैं सबको आप ऑन बोर्ड लेके जाएं। तो जीसीसी के अंदर से जो फ्रैक्चर है, डिवीजन है, तो वो देखें, जीसीसी तो आप किसी स्टेज पे देखेंगे ये टूट जाएगा, जिस तरीके से ओपेक से निकल गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता देखें जीसीसी की वो हैसियत भी नहीं रही है, कोई जॉइंट कम्युनिके ये मिलके इश्यू नहीं कर सकते हैं। तो एक तो वो दरार तो इसमें ऑलरेडी आई है। लेकिन एट द सेम टाइम बिल्कुल। देखें कि हम्म। पाकिस्तान चाहेगा कि एक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक रिलेशंस हैं, और आज के नहीं है, बहुत सारे, हम यूएई के साथ 1971 से हमारे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान देखें, उनके पहले 5 जो एयर चीफ्स थे वो पाकिस्तानी थे, और पाकिस्तान ही ने हम्म। बिल्ड किया है यूएई को। तो एक हमारा एक वो अंडरस्टैंडिंग है। सो वो बात ये है, पाकिस्तान विल प्रोटेक्ट इस नेशनल इंटरेस्ट, जो भी होगा वो हर हालत में पाकिस्तान करेगा, और पाकिस्तान ने ये साबित किया है। और सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन का उनका जो बनता है। तो देयरफॉर देखें, जी हम जी। तो चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक ब्रिज बने इन सब ममालिक के दरमियान, और एक पीस और स्टेबिलिटी के लिए हम कोशिश करें, वो यकीन हम जारी रखेंगे। और यकीन ये ममालिक ये रियलाइज करेंगे कि देखें कि आज अगर उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं या इसराइल के साथ हैं, तो आप देखें कि उनके लिए अपने लिए मुश्किलात आगे पेश आ सकती हैं। सो मेरा ख्याल में सूनर और लेटर दे विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान।